नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की हर बड़ी और अहम खबर, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज जो आ रही है सीधे युद्ध के मैदान से। लेकिन शुरुआत सुपर प्राइम टाइम की वॉर ब्रेकिंग न्यूज के साथ। युद्ध के मैदान से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर यह कि यूक्रेन में रूस के हवाई हमलों में कमी आई है। यूक्रेन ने 15 दिन में रूस के 15 एयरक्राफ्ट जला दिए हैं। नुकसान के बाद रूसी एयरफोर्स के हमलों में कमी देखी गई है। बमबारी की नई रणनीति बनाने में जुटा हुआ है रूस, ऐसा लग रहा है, क्योंकि उसे बड़ा नुकसान हुआ है। बीते 15 दिन में यूक्रेन ने युद्ध में जबरदस्त वापसी की है। ज़ेलेंस्की का काउंटर अभियान बहुत सफल रहा है। 2 मार्च को एक बार फिर यूक्रेन ने रूस के 2 सू विमान मार गिराए हैं। फरवरी मार्च में अब तक रूस के 15 जेट ध्वस्त हो चुके हैं। रूस के अंदरूनी शहरों पर यूक्रेन के लॉन्ग रेंज हमले भी शुरू हो गए हैं। यूक्रेनी सेना प्रमुख ने कई मोर्चों के कमांडरों की बदली भी कर दी है। यानी आने वाले दिनों में यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव और ज्यादा विध्वंसक होने वाला है। यूक्रेन को अचानक इतनी बड़ी कामयाबी कैसे मिलने लगी है और कैसे यूक्रेन के सटीक हमले परमाणु विस्फोट का कारण बन सकते हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। दो मार्च को रूस के एंगल्स एयरबेस से Su-34 और Su-35 की एक स्क्वाड्रन ने उड़ान भरी। इन विमानों को एक खास मिशन के लिए रवाना किया गया। इनका टारगेट था ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर हथियारों की सप्लाई करने वाले यूक्रेनी गोदामों को तबाह करना। ऑपरेशन के ब्लूप्रिंट के साथ ये विमान उड़े और यूक्रेनी वायुसेना के युद्ध क्षेत्र में दाखिल हो गए। मिशन की निगरानी कर रहे कंट्रोल रूम ने देखा कि एक Su-35 का सिग्नल अचानक रडार से गायब हो गया। इसके बाद रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु को इसकी खबर दी गई। रूसी वायुसेना के सारातोव कंट्रोल रूम ने खबर दी कि मरियोपोल के नजदीक Su-35 का सिग्नल मिलना बंद हुआ है। रूस यूक्रेन युद्ध की खबरें देने वाले एक टेलीग्राम चैनल ने दावा किया है कि रूसी जेट को यूक्रेन ने मार गिराया है। यूक्रेन 17 फरवरी से लगातार रूसी वायुसेना के लिए काल बना हुआ है। इतने कम समय में यूक्रेनी सेना ने इतने ज्यादा फाइटर जेट अब तक नहीं गिराए। बीते 14 दिन में रूस के 15 विमान तबाह हो चुके हैं। इनमें 14 फाइटर जेट हैं और एक रूस का सबसे अत्याधुनिक टोही विमान A-50 शामिल है। सत्रह फरवरी से रूसी वायुसेना के फाइटर जेट यूक्रेन में बमबारी करने जाते हैं और सभी सही सलामत नहीं लौटते हैं। रूसी वायुसेना को बीते 15 दिन में कितना नुकसान उठाना पड़ा है, ये आंकड़े देखिए। सत्रह फरवरी को यूक्रेनी मिसाइल फोर्सेस ने रूसी वायुसेना के 2 सुखोई 34 और 1 सुखोई 35 फाइटर जेट गिराए। इसके अगले दिन यानी 18 फरवरी को रूस का 1 सुखोई 34 फाइटर जेट नष्ट कर दिया गया। 19 फरवरी को यूक्रेन ने रूस का 1 सुखोई 34 और 1 सुखोई 35 मिसाइल हमला करके तबाह कर दिया। 21 फरवरी को फिर 1 सुखोई 34 गिरा दिया गया। 23 फरवरी को रूस का 1 टोही विमान A-50 धराशायी कर दिया गया। 27 फरवरी को यूक्रेन ने एक साथ 2 सुखोई 34 फाइटर जेट गिराए। 29 फरवरी को 25 मिनट के अंदर रूस के 3 सुखोई 34 फाइटर जेट गिरा दिए गए।
2 मार्च को रूस का एक Su-34 जेट यूक्रेनी हमले में खाक हो गया और इसी दिन एक Su-35 भी रडार से गायब हो गया। रूस भी इस बात से हैरान है कि अचानक यूक्रेन के पास ऐसा कौन सा हथियार आ गया है जिससे वो लगातार उसके विमान गिरा रहा है। लेकिन रिपोर्ट यह है कि रूस का गाइडेड बम हमले करने का टारगेट ही उसके विमान की तबाही की वजह बन रहा है। यह हो कैसे रहा है, इस मॉडल से समझिए। रूस की वायुसेना यूक्रेन पर गाइडेड बॉम्ब फैब 500 से हमले करने के मिशन पर रवाना होती है। इन विमानों को जिन हथियार गोदामों को टारगेट बनाना होता है वो ईस्टर्न फ्रंटलाइन के युद्ध क्षेत्र से पीछे बने होते हैं। इन पर हमले करने के लिए रूसी वायुसेना को गोदामों से 40 किलोमीटर की रेंज तक जाना होता है। इस रेंज को कवर करने के चक्कर में रूसी विमान यूक्रेन के जाल में फंस जाते हैं, क्योंकि यूक्रेन ने ईस्टर्न फ्रंटलाइन के युद्ध क्षेत्र पर मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम IRIS-T और NASAMS तैनात किए हुए हैं। रूसी विमानों को इन्हें क्रॉस करने दिया जाता है। टारगेट के पास यूक्रेन ने लॉन्ग रेंज डिफेंस सिस्टम पैट्रियट, SAM-PT और S-300 तैनात किए हैं। 40 किलोमीटर की रेंज तक जाने के बाद रूसी विमान दोनों एयर डिफेंस सिस्टम के बीच फंस जाते हैं और ये सुरक्षा लेयर मिलकर रूसी विमानों को मार गिराने में कामयाब हो जाती है। यूक्रेन अपनी सीमा में दाखिल होने वाले रूसी फाइटर जेट्स तो गिरा ही रहा है, साथ ही रूसी जमीन पर हमले भी तेज कर दिए हैं। मार्च को रूस के येकातेरिनबर्ग पावर स्टेशन पर धमाका हुआ। इससे रूस का पावर स्टेशन तबाह हो गया। इस स्टेशन से 3 मिलिट्री फैक्ट्री को बिजली सप्लाई होती थी। इसके साथ ही यूक्रेन ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग पर हमला किया है। सेंट पीटर्सबर्ग के एक तेल डिपो में इस हमले से आग लग गई। साथ ही हमले में एक रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन अब रूसी सेना को ईंधन और बिजली सप्लाई के ठिकानों पर हमले कर रहा है। यूक्रेन की नीति है कि जिस तरह से उसकी जमीन पर हमले हो रहे हैं, उसी तरह रूस की जमीन पर भी हमले किए जाएं। यूक्रेन अब लंबी दूरी के हथियारों से रूस पर हमले कर रहा है। यूक्रेन ने 3 मार्च को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के नजदीक ब्रोंका पोर्ट पर ड्रोन हमला किया। इस पोर्ट की दूरी कीव से 900 किलोमीटर है। मतलब साफ है कि यूक्रेन लंबी दूरी के ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। ये ड्रोन युद्ध छिड़ने के बाद यूक्रेन में बनाए गए UJ-22 और रूबक है। यूक्रेन का रूबक ड्रोन रूस के लैंसेट और ईरान के शाहेद ड्रोन की कॉपी है। यह कामिकाजी ड्रोन है, यानी टारगेट से टकराकर फट जाता है। इसका अगला हिस्सा यानी वॉरहेड रूस के लैंसेट ड्रोन जैसा है। पिछला हिस्सा ईरान के शाहेद ड्रोन जैसा है। खासियत यह है कि कम ऊंचाई पर उड़ान भरता है। इसकी रेंज 700 से 1000 किलोमीटर तक है। यूक्रेन के ड्रोन की रफ्तार 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें 20 से 40 किलोग्राम तक विस्फोटक लगाया जा सकता है। यूक्रेन का दूसरा ड्रोन है UJ-22 बीवर। यह ड्रोन यूक्रेन ने मॉडिफाई करके बनाया है। इसकी रेंज 800 किलोमीटर तक हमला करने की है। इसकी रफ्तार 120 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें 20 किलोग्राम तक विस्फोटक लोड किया जा सकता है। इन ड्रोन के अलावा यूक्रेन गाइडेड बम से भी रूसी चौकियों पर हमले कर रहा है। ये गाइडेड बम यूक्रेन को फ्रांस से मिले हैं और इनका नाम है AASM।
बीते 15 दिन में यूक्रेन ने युद्ध में जबरदस्त वापसी की और खबर यह है कि अब यूक्रेन के सेना प्रमुख साइरेस्की कई कमांडरों को बदलने वाले हैं। संकेत साफ है कि अब रूस पर पहले से ज्यादा बड़े हमले करने की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। युद्ध के मैदान से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर ये कि रूस का बड़ा हमला देखने को मिला। यूक्रेन के हॉवित्ज़र ब्रिगेड पर हुआ यह हमले में यूक्रेन की हॉवित्ज़र ब्रिगेड को खत्म कर दिया गया। ब्लास्ट में यूक्रेन के कई सैनिक भी मारे गए हैं। पहले क्रीमिया ब्रिज को उड़ाने को लेकर यूक्रेन, जर्मनी और ब्रिटेन की साझा प्लानिंग की जानकारी सामने आई और इसके 24 घंटे के बाद ही क्रीमिया में यूक्रेन ने ताबड़तोड़ हमले कर दिए। हड़कंप इसलिए मचा क्योंकि रात करीब 3 बजे क्रीमिया ब्रिज पर अचानक आवाजाही रोक दी गई। अब शक जताया जा रहा है कि यूक्रेन फिर कर्च ब्रिज को टारगेट करने में कामयाब हुआ है। हालांकि यूक्रेन ने भी अब तक ऐसा कोई दावा नहीं किया है और न रूस की मीडिया में किसी नुकसान का जिक्र है। लेकिन इतना तो तय है कि अगर कर्च ब्रिज पर यूक्रेन या नेटो की वजह खरोंच भी आई तो अंजाम भयंकर होगा। तस्वीरें पुरानी हैं, लेकिन अटकलें नहीं। हूबहू ऐसा तो नहीं, लेकिन कहा जा रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा ही हुआ है। कर्च ब्रिज को लेकर तरह तरह के दावों की वजह है एक रिपोर्ट, जिसमें सिर्फ इतना कहा गया है कि देर रात अचानक कर्च ब्रिज को बंद कर दिया गया, गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई, सख्त पहरा लगा दिया गया और पूरी रात क्रीमिया में धमाकों की गूंज से दहशत रही। रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार देर रात यूक्रेन ने क्रीमिया पर ताबड़तोड़ हमला किया। कर्च ब्रिज को टारगेट करने की कोशिश की गई। क्रीमिया के एक अहम इलाके में हमला कामयाब भी हुआ। दुनिया के जहन में 8 मार्च 2022 की ये तस्वीरें इसलिए ताजा हो रही हैं क्योंकि कर्च ब्रिज की चर्चा पिछले 2 दिनों से। एक रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी यूक्रेन के साथ कर्च ब्रिज को उड़ाने की प्लानिंग तैयार कर रहा है। प्लानिंग का खुलासा एक ऑडियो लीक को आधार बनाकर किया गया है। सुपर प्राइम टाइम में एक दिन पहले ही हमने आपको इस ऑडियो और तमाम दावों के बारे में बताया। एक तरफ जर्मनी ने जांच की बात कही तो दूसरे दिन ही कर्च ब्रिज को बंद करने की खबर आ गई। शनिवार की रात को क्या हुआ और क्या सवाल उठ रहे हैं, ये आपको दिखाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कर्च ब्रिज के करीब क्रीमिया में एक धमाके की पुष्टि हुई है। इस जगह का नाम है फियोदीसिया। रिपोर्ट के मुताबिक यहां एक तेल डिपो में ब्लास्ट हुआ और आग लग गई। आग क्यों लगी इसकी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इतना जरूर साफ हो चुका है कि बीती रात यूक्रेन ने क्रीमिया पर ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक किया। रूस ने 38 ड्रोन को गिराने का दावा किया। सबसे अहम है कि रात 3 बजे के बाद कर्च ब्रिज पर आवाजाही रोक दी गई। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या कर्च ब्रिज पर हमले की वजह से ट्रैफिक को रोका गया। सवाल यह कि क्या फिर ड्रोन अटैक से कर्च ब्रिज को नुकसान हुआ है? क्या हमले की वजह से कर्च ब्रिज को फिर से बंद करने का फैसला लिया गया? अब रूस क्रीमिया पर हमले की खबर छिपा रहा है,
या फिर सिर्फ एहतियात के तौर पर क्रीमिया ब्रिज को बंद किया गया, ये साफ नहीं है। हालांकि दावा यूक्रेन की तरफ से भी नहीं किया है। लेकिन एक ही रात में 38 ड्रोन से क्रीमिया पर हमले को रूस मान रहा है। दावा है कि सभी ड्रोन हमले नाकाम कर दिए गए। वैसे रूस पहले से ज्यादा सतर्क है और खतरे की भनक लगते ही कर्च ब्रिज को बंद किया जा सकता है। रूस ने कर्च ब्रिज के पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती बढ़ाई है। जर्मनी की रिपोर्ट के बाद सुरक्षा और बढ़ाई गई है। यूक्रेन में हथियारों की सप्लाई के बाद सतर्कता बढ़ाई गई है। एक दावा है कि इसी सतर्कता की वजह से फियोदोसिया के ऑयल डिपो में धमाका होते ही कर्च ब्रिज को बंद कर दिया गया। अब भले ही कर्च ब्रिज को नुकसान हुआ हो या नहीं, लेकिन इतना तो तय है कि 38 ड्रोन से हमले की कोशिश और फियोदोसिया में ऑयल डिपो में धमाके का हिसाब पुतिन जल्द यूक्रेन से चुकता करेंगे। हालांकि माना जा रहा है कि अब पुतिन बदला सिर्फ यूक्रेन से नहीं लेंगे, बल्कि पुतिन अब सबक सिखाने वाले हैं उन देशों को जिसके हथियारों से कर्च ब्रिज पर अटैक हुआ या फिर अटैक होगा। पुतिन अब नाटो से बदले की तैयारी में है। पुतिन क्या करने वाले हैं, इसका संकेत मिल चुका है। संकेत नंबर 1, पुतिन ने यार्स मिसाइलों को टेस्ट किया है। संकेत नंबर 2, सेना को सरबत मिसाइलें दी गई हैं। संकेत नंबर 3, नॉर्थ कोरिया, चीन, ईरान से कई डील हुई है। संकेत नंबर 4, आर्कटिक में परमाणु परीक्षण की तैयारी है। और संकेत नंबर 5, जिरकॉन से प्रहार तेज करने का ऑर्डर दिया है। हालांकि नए हथियारों के आते ही क्रीमिया का मिशन एक बार फिर शुरू होने वाला है, क्योंकि रूस यूक्रेन वॉर ने दुनिया को कई सरप्राइज दिए। अब अमेरिका चाहता है कि एक छोटा सा देश रूस की उस पहचान को खत्म कर दे जो बरसों से कायम रही है। हालांकि रूस ने कर्च ब्रिज की सुरक्षा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। इस पुल पर पुतिन ब्रिगेड का ऐसा पहरा है जिसे भेदना असंभव है। इस ब्रिज की सुरक्षा 1-2 लेयर की नहीं, बल्कि पूरे 20 लेयर की होती है। पुल पर हर वक्त एक सैटेलाइट से नजर रखी जा रही है। पुल की पहरेदारी में हथियारों से लैस सुखोई 30 फाइटर जेट तैनात है। एक रडार स्टेशन से आसमान की निगरानी की जाती है। हर कोने पर S-400 एयर डिफेंस की तैनाती कर दी गई है। इसके साथ ही सुरक्षा के लिए एंटी सबमरीन सर्विलांस सिस्टम तैनात है। एयर अटैक रोकने के लिए एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल लगाई गई है। इतना ही नहीं, कर्च ब्रिज के आसपास सरफेस टू एयर मिसाइल भी 24 घंटे तैनात रहती है। वहीं पुल के करीब करीब हर इलाके में वॉच टावर भी बनाए गए हैं। अब बारी आती है समंदर के रास्ते निगरानी की, तो इसके लिए बाकायदा एक युद्धपोत तैनात है। कर्च ब्रिज के निचले हिस्से में सोनार सिस्टम भी लगे हैं जो समंदर के भीतर पनडुब्बियों की मूवमेंट का पता लगाते हैं। सुरक्षा के लिए पुल के नीचे गोताखोर मरीन कमांडो की ड्यूटी होती है। इस सिक्योरिटी सिस्टम से ही आप ये समझ सकते हैं कि पुतिन के लिए इस पुल की क्या अहमियत है। ऐसे में अगर यूक्रेन बार बार इस सुरक्षा चक्र को भेदने और कर्च ब्रिज पर हमले में कामयाब हो रहा है, तो ये क्रीमिया ही नहीं बल्कि क्रेमलिन के लिए भी खतरे का संकेत है। अब वाटर ड्रोन हो या एरियल ड्रोन, पुतिन ने कर्च को बचाने का हर इंतजाम कर लिया है। लेकिन दावा है कि इस बार हमले की प्लानिंग मिसाइलों से है, और वो भी एक नहीं बल्कि कई मिसाइलों से पूरे ब्रिज को तहस नहस करने की योजना है। ऐसे में क्रीमिया के आसमान में एक भी ड्रोन की आहट क्रीमिया की सुरक्षा में तैनात रशियन फौज की धड़कनें बढ़ा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर है कि डोनेस्क में रूसी सेना का MLRS हमला, ग्रैड रॉकेट लॉन्चर से रॉकेट की बरसात की गई। उसने यूक्रेनी सेना के गढ़ को तबाह कर दिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी किया है।
जंग में वार पलटवार, बारूदी कोहराम, भीषण तबाही तो आम बात है, मगर इस बार रूस यूक्रेन युद्ध में एक ब्लास्ट को लेकर विवाद खड़ा हो चुका है। जी हां, यूक्रेन का दावा है कि उसने अपनी क्रूज मिसाइल से रूसी डिफेंस सिस्टम को उड़ाया, तो वहीं रूसी डिफेंस सिस्टम का दावा है कि उसने यूक्रेन की क्रूज मिसाइलों को आसमान में ही मार गिराया। और इस विवाद के बीच पुतिन सेना ने दक्षिणी यूक्रेन में ऐसी तबाही मचाई जिसकी कल्पना भर से ही रूह कांप जाए। आखिर कितना विस्फोटक था पुतिन का प्रतिघात, आप भी देखिए। रूस यूक्रेन युद्ध में कल तबाही की रात थी। विध्वंस की रात थी, भीषण बारूदी कोहराम की रात थी। प्रेसिडेंट पुतिन और ज़ेलेंस्की के घात प्रतिघात की रात थी। वैसे तो जंग में आमतौर पर कभी रूस का पलड़ा भारी नजर आता है तो कभी यूक्रेनी सेना का। मगर पहली बार भयावह अंदाज में रूस यूक्रेन की सेनाओं ने एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले किए। वॉर जोन में किलर मिसाइलों और आत्मघाती ड्रोन से प्रहार किए। जिसका नतीजा यह हुआ कि यूक्रेन के साथ साथ रूसी इलाके भी दहल उठे। बहुमंजिला इमारतें जमींदोज हो गई, कई रिहायशी इलाके जलकर राख हो गए। यकीन मानिए, वॉर जोन में अगर कुछ दिखाई दे रहा था तो बारूदी धुएं का गुब्बार, अगर कुछ सुनाई दे रहा था तो जबरदस्त धमाके की गूंज। आपको बता दें कि बीती रात रूस यूक्रेन की सेनाओं ने जमीन और आसमान से नॉन स्टॉप प्रहार किया, जिसके चलते दोनों मुल्कों को भारी नुकसान हुआ। जी हां, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यूक्रेन ने रूसी इलाकों पर स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल से अटैक किया। यूक्रेनी हमले में रूसी डिफेंस सिस्टम पंजशीर के तबाह होने की खबर है। वहीं रूस ने यूक्रेन की 5 स्टॉर्म शैडो मिसाइलों को शॉट डाउन किया। इसके अलावा दक्षिणी यूक्रेन में रूसी डिफेंस ने ताबड़तोड़ बमबारी की। आपको बता दें कि यूक्रेन की सेना ने मेड इन ब्रिटेन स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल से रूसी इलाकों और रूस के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तबाह करने का दावा किया। हालांकि रूस ने यूक्रेन के दावे को खारिज करते हुए यूक्रेनी क्रूज मिसाइल को ही मार गिराने का दावा किया। फिलहाल किसके दावे में सच्चाई है, इस पर सस्पेंस है, मगर यूक्रेनी दावे से भड़के रूस ने दक्षिणी यूक्रेन को बारूद से पाट दिया। जी हां, रूस के बारूदी प्रतिशोध में दक्षिण पूर्वी यूक्रेन का कोना कोना थर्रा उठा। ज़ेपोरिजिया, खेरसोन, निप्रो और लवीव समेत यूक्रेन के करीब दर्जन भर शहरों में बारूदी जलजले ने खलबली मचा दी। क्योंकि यूक्रेन में बीती रात जो बारूदी कोहराम मचा वो एंग्री पुतिन का बारूदी इंतकाम था। जी हां, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि बीती रात दक्षिणी यूक्रेन पर करीब 150 हमले किए गए। यूक्रेन के रिहायशी इलाकों में भीषण बमबारी की गई। यूक्रेन के बड़े शहरों को सबसे ज्यादा टारगेट किया गया। इसके अलावा यूक्रेन के कई मिलिट्री बेस भी तबाह हुए।
शायद यूक्रेन को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि रूसी ब्रिगेड इस तरीके से दक्षिण यूक्रेन में तबाही मचाएगी, इस कदर आसमानी प्रहार करेगी। लेकिन सच तो यह है कि मौजूदा वक्त में रूस यूक्रेन जंग अब ऐसे मोड़ पर जा पहुंची है जिसके आगे सिर्फ और सिर्फ महाविनाश है, प्रचंड बारूदी कोहराम है और भीषण तबाही है। दरअसल हर यूक्रेनी सेना की तरफ से रूसी इलाकों में जो हमले किए जा रहे थे, ब्लैक सी में रूसी युद्धपोतों पर सी ड्रोन से अटैक हो रहे थे, उससे भड़के रूसी डिफेंस ने बीती रात दक्षिणी यूक्रेन में जबरदस्त हमले किए जिनमें कई लोगों की मौत भी हुई। मसलन ओडेसा में रूस के हमलों से 11 लोगों की मौत हुई, जेपोरीजिया में करीब 5 लोग रूसी हमले में मारे गए, वहीं खेरसोन में रूस के ड्रोन हमले में 3 की मौत हुई। इसके अलावा अवदिवका और सूमी में एक लोग मारे गए। दरअसल वॉर एक्सपर्ट यह आशंका जता रहे हैं कि पुतिन का मकसद अगले चंद दिनों में दक्षिणी यूक्रेन पर कब्जे का है, लिहाजा इसी कड़ी में रूसी सेना दक्षिणी यूक्रेन को दहला रही है, क्योंकि दक्षिण पूर्वी यूक्रेन के बाद अगला टारगेट कीव है, जहां यूक्रेन में मौजूद रूसी कब्जे वाले इलाके से हमला होगा ही। इसके साथ साथ बेलारूस फ्रंट से भी कीव पर बारूदी बारिश होगी। क्योंकि पुतिन का आखिरी लक्ष्य कीव पर कब्जा है। आखिर क्यों, यह भी जान लीजिए। कीव पर हमला कर विद्रोहियों का सरेंडर करवाना, यूक्रेनी प्रेसिडेंट जेलेंस्की को गिरफ्तार करना, यूक्रेन की तमाम सरकारी संस्थाओं पर काबू करना, कीव में मौजूद यूक्रेन की संसद को भंग करना, यूक्रेन में रूस के समर्थन वाली सरकार बनाना, वफादार नेताओं को सरकार का जिम्मा देना और मॉस्को से यूक्रेन की डमी सरकार को चलाना। मतलब यह कि जो पुतिन का प्लान है, अगर वो हूबहू वॉर फ्रंट में कारगर साबित हुआ तो फिर साल 2024 में यूक्रेन के कुछ इलाकों का रूस में विलय तो होगा ही, बल्कि इसके साथ साथ यूक्रेन पर रूसी समर्थन वाली सरकार का भी राज होगा। ऐसे में अब पुतिन ने पूरी ताकत झोंक दी ताकि हर हाल में अपने प्रण को पूरा कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत पक्ष। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेनी शहर ओडेसा में रूस का फिर हमला। रूसी सेना ने कुछ देर पहले ड्रोन हमला किया। रूस का ओडेसा में लगातार दूसरे दिन हुआ यह हमला। पोर्ट सिटी को तबाह करना चाहता है रूस। तो रूस ने एक बार फिर से ओडेसा पर हमला कर दिया है। इस बार ड्रोन की बारिश की गई है। कल रूसी सेना ने ओडेसा में मिसाइलों की बरसात की थी। यह एयर स्ट्राइक रिहायशी इलाके में की गई थी। हमले में 1 दर्जन लोगों की जान चली गई। इसी के बाद से ओडेसा संघार की वर्ल्ड वाइड चर्चा है। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि पिछले 3 दिनों में ओडेसा में रूस के हमले तेज क्यों हो गए हैं? पुतिन सेना का इसके पीछे प्लान क्या है? दुनिया में इस वक्त एक हमले की चर्चा है। कीव से लेकर लंदन और वॉशिंगटन तक एक विस्फोट से शोक है। चौबीस घंटे से सिर्फ एक संघार के खिलाफ क्रोध है। यह रक्तपात हुआ है यूक्रेन के पोर्ट सिटी ओडेसा में। वही ओडेसा जो दक्षिणी यूक्रेन में है, जो ब्लैक सी से सटा हुआ है।
रूसी सेना ने ओडेसा में इस बार रिहायशी इलाके में हमला किया। रूस ने पोर्ट सिटी में एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी। हमले में एक 9 मंजिला इमारत जल गई, कई मकान भी बर्बाद हो गए। ओडेसा में रूस ने जो मिसाइल स्ट्राइक की है उसमें लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की जान चली गई। विस्फोट की जद में आए कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। ये सभी जिंदगी के लिए मौत से जंग लड़ रहे हैं। ओडेसा हमले में मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। रूसी सेना ने यह आक्रमण यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर नहीं बल्कि वहां किया जहां आम लोग रहते हैं। हमले में बेकसूर लोग मारे गए हैं। यही वजह है कि दुनिया भर में नरसंहार के खिलाफ आक्रोश दिखाई दे रहा है। अमेरिका ने इस हमले को आतंकवादी हमला करार देते हुए गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी जारी की है। ब्रिटेन ने ओडेसा में रूस के हमले की निंदा करते हुए कहा है कि रूसी सेना हैवानियत की सारी हदें पार कर चुकी है। संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ साथ कई देशों ने आम लोगों पर हमले का विरोध किया है। ओडेसा में रूस ने हमला किया, निर्दोष लोग मारे गए, तो जेलेंस्की को मौका मिल गया। जेलेंस्की ने कहा है कि दुनिया देख ले, पुतिन और उनकी सेना का यही चेहरा और चरित्र है। जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से अपील करते हुए कहा कि अगर यूक्रेन को जल्द ही हथियार नहीं मिले तो वो रूस के नरसंहार को नहीं रोक पाएगा। इस हमले के बाद यूक्रेन और नाटो का अगला कदम क्या होगा, ये देखना होगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों में ओडेसा में रूस के हमले तेज हो गए हैं। सवाल यह है कि आखिर रूस यूक्रेन के दक्षिणी छोर पर विध्वंस क्यों कर रहा है? ओडेसा पर हमले के पीछे असली वजह क्या है? असल में ओडेसा यूक्रेन का इकलौता पोर्ट शहर है। ओडेसा से लेकर मिकोलेव तक बंदरगाह है। यूक्रेन को रसद और हथियार सप्लाई इसी बंदरगाह के जरिए होती है। यूक्रेन के लिए ये शहर बहुत महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि रूसी सेना हमला कर ओडेसा पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है, ताकि यूक्रेन बंदरगाह विहीन हो जाए, ताकि यूक्रेन की सप्लाई लाइन कट जाए। रूस का लक्ष्य सिर्फ यूक्रेन को पोर्ट विहीन करना ही नहीं बल्कि नाटो देशों की सीमा तक पहुंचना भी है। दरअसल ओडेसा से 2 देशों की सीमा लगती है। ये देश है मोल्दोवा और रोमानिया। रूस ट्रांसनिस्ट्रिया को लेकर मोल्दोवा पर भड़का हुआ है, तो रोमानिया नाटो देश है। रोमानिया भी यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। रोमानिया के जरिए ही नाटो देश यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। ओडेसा पर अगर रूस का कब्जा होता है तो रूस अपने दोनों दुश्मन देशों की सीमा तक पहुंच जाएगा। रूसी सेना ओडेसा से मोल्दोवा के साथ साथ रोमानिया पर भी हमला करने की स्थिति में होगी। यही वजह है कि पुतिन ने भीषण विध्वंस कर ओडेसा पर कब्जा करने का आदेश जारी कर दिया। इसी के बाद से यूक्रेन की पोर्ट सिटी जल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत मंच। पुतिन ने यूक्रेन के बाद अगले टारगेट फिक्स कर दिए हैं। जैसे ही यूक्रेन का सरेंडर हुआ वैसे ही पुतिन की फौज दूसरे यूरोपीय देशों में घुस जाएगी और फिर वहां भी यूक्रेन जैसी तबाही होगी। दरअसल पुतिन ने नया ब्लूप्रिंट बनाया है जिसमें वो उन तमाम देशों को रूस में शामिल करना चाहते हैं जो कोल्ड वॉर से पहले सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जानिए वो कौन से टारगेट हैं जहां पुतिन कोहराम मचाने को तैयार हैं। Внимание, расчет. पुतिन ने यूक्रेन का सरेंडर फिक्स कर दिया है। अब अगले टारगेट की बारी है।
यानी यूरोप में युद्ध का अगला दौर शुरू होने वाला है और इस बार एपिसेंटर बनने जा रहा है मोल्दोवा। क्योंकि 3 दिन के अंदर मोल्दोवा के 2 अलग अलग इलाकों में रूस में विलय का प्रस्ताव आया है। वो इलाके ट्रांसनिस्ट्रिया और गागोजिया है। इसके अलावा रूस ने एस्टोनिया पर भी दावेदारी कर दी है। गागोजिया में रूसी समर्थकों ने मोल्दोवा से आजादी की मांग की है। साथ ही रूस में विलय का प्रस्ताव भेजा है, जैसा 2 दिन पहले ट्रांसनिस्ट्रिया की सत्ताधारी सरकार ने भेजा था। इसके अलावा एस्टोनिया की पीएम काया क्लास ने पुतिन से खतरे का अंदेशा जताया है। पुतिन मुझे गिरफ्तार कराकर एस्टोनिया पर कब्जा कराना चाहते हैं, जिससे वो रूस का विस्तार बाल्टिक सी तक कर सकें। यानी वो अंदेशा सही साबित हुआ है जिसके बारे में ज़ेलेंस्की कहते रहे। यूक्रेन पर कब्जा करने के बाद भी पुतिन रुकेंगे नहीं, वो दूसरे देशों को निशाना बनाते रहेंगे। पुतिन के प्लान पर मोहर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बयान से लग जाती है, जिसमें वो मोल्दोवा को मिटाने की धमकी दे रहे हैं, साथ ही रूस के विस्तार की बात खुलकर बता रहे हैं। लावरोव के बयान के बाद नाटो में हड़कंप मच गया है। पेंटागन की नींद उड़ गई है, क्योंकि पुतिन का प्लान सामने आ चुका है कि अब पुतिन की सेना किसी दूसरे यूरोपीय देश में घुसने वाली है। वो देश मोल्दोवा हो सकता है। इस बीच मोल्दोवा ने घबराकर यूरोपियन यूनियन से मदद मांगी, क्योंकि मोल्दोवा को लेकर तेजी से घटनाक्रम बदला है। ट्रांसनिस्ट्रिया का रूस में विलय को लेकर रूसी समर्थक सत्ताधारी नेताओं ने मीटिंग की। इस बीच रूस ने सेना की अतिरिक्त टुकड़ी ट्रांसनिस्ट्रिया भेज दी, जिसमें करीब 2000 सैनिक हैं। साथ ही गागोजिया ने रूस को विलय का प्रस्ताव भेज दिया है। इस प्रस्ताव में मोल्दोवा से खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग की गई, जबकि उधर रूस ने ट्रांसनिस्ट्रिया और गागोजिया के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है, जिसके बाद विलय की प्रक्रिया तेज की जाएगी। जबकि नाटो ने खतरा भांपते हुए यूरोपियन यूनियन से कहा है कि वो जल्द से जल्द मोल्दोवा को सदस्य बनाए। मोल्दोवा ने 2022 में ईयू का सदस्य बनने के लिए आवेदन किया था, जिसमें 2030 तक उसे ईयू और नाटो का सदस्य बनाने की तैयारी थी। लेकिन अब इस प्रक्रिया को तेज किया जा रहा है, जिससे नाटो का सदस्य बनाकर उसकी सुरक्षा की जा सके। जाहिर है ऐसे में रूस का भड़कना तय है। परिस्थितियां ठीक वैसी ही बनती जा रही हैं जैसे कि यूक्रेन से युद्ध की शुरुआत में थी। अब मोल्दोवा में भी रूस कहर बरपा सकता है। वैसे भी पिछले साल फरवरी में मोल्दोवा के प्रेसिडेंट माया सेंडू ने पुतिन को लेकर सनसनीखेज बयान दिया था, जिसमें कहा था पुतिन मोल्दोवा सरकार के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। वो हमें अस्थिर करके कब्जा करना चाहते हैं। पश्चिमी देशों को आगे आना होगा। मोल्दोवा की सुरक्षा जरूरी है। इस बयान के बाद ही तय हो गया था कि यूक्रेन अगर जंग हार जाता है तो पुतिन का अगला टारगेट कौन सा देश होगा। अब जबकि ट्रांसनिस्ट्रिया और गागोजिया ने रूस में विलय का प्रस्ताव भेज दिया है, तो कभी भी रूसी सेना मोल्दोवा की तरफ बढ़ सकती है और मोल्दोवा का दमन कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन के लगातार पिछड़ने से हताश अमेरिका ने अब रूस के अंदर विद्रोह भड़काने का प्लान एक्टिवेट कर दिया है। जून 2023 में एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें कहा गया था कि अमेरिकी रूस ने नस्लीय हिंसा भड़काने का प्लान बना लिया है। उसकी पहली तस्वीर रूस के इंग्नुशिया से सामने आई है। 2 मार्च की रात वहां FSB ने सशस्त्र विद्रोहियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया। ये रूस के अहम ठिकानों पर हमलों की साजिश रच रहे थे। ये गोलीबारी रूस के इंगुशेटिया रिपब्लिक में हो रही है।
रूस की एफएसबी के सशस्त्र जवान विद्रोहियों के खिलाफ ऑपरेशन चला रहे हैं और आमने सामने की जंग हो रही है। ये तस्वीर रूस के इंगुशेतिया क्षेत्र के काराबुलाक शहर से आई है। इंगुशेतिया रूस के अशांत क्षेत्रों में रहा है। इंगुशेतिया नॉर्थ कोकेशियस क्षेत्र में पड़ता है। इसका बॉर्डर जॉर्जिया से लगा है। यहाँ चेचनिया के विद्रोही घुसपैठ करते रहते हैं। माना जा रहा है कि चेचन विद्रोहियों ने अमेरिका के इशारे पर आतंकी साजिश रची। जून 2023 में सुपर प्राइम टाइम में हमने इसी आशंका को जाहिर करती एक रिपोर्ट दिखाई। अमेरिका ने इस जंग में अपने कई दशक पुराने प्लान को धरती पर उतारने की मुहिम शुरू कर दी है। ये मुहिम रूस के एक नहीं बल्कि कई टुकड़े करना है। इसके लिए अमेरिका ने पहले से प्लान तैयार कर रखा है, जिसका ब्लूप्रिंट लीक भी हो चुका है। अमेरिका इस प्लान को लागू करने के लिए पुतिन सरकार से असंतुष्ट नस्लीय समुदायों और विरोधियों को भड़काकर गृह युद्ध शुरू कराना चाहता है। माना जा रहा है कि अमेरिका ने अब यही प्लान रूस में एक्टिवेट कर दिया। रूस के अलग अलग इलाकों में यूक्रेन और अमेरिका विद्रोह भड़काने में जुट गए। अमेरिका चाहता है कि रशियन फेडरेशन को फिर से खंड खंड किया जाए ताकि पुतिन को गद्दी से हटाया जा सके। रूस के कुछ क्षेत्रों में आजादी की मांग उठती रही और ये है तुवा, कठपुतली सरकार वाला चेचनिया, ततारस्तान, यूराल रिपब्लिक, नॉर्थ कोकेशियस, कारेलिया, कैलिनिनग्राद ओब्लास्ट, कुबान, सर्बिया रिपब्लिक, द फार ईस्ट रिपब्लिक। ये वो 10 क्षेत्र हैं जहां से रूस के खिलाफ आवाज उठती है। इन क्षेत्रों के अलावा अमेरिका ने 33 और क्षेत्रों से विद्रोह शुरू कराने का प्लान बनाया है। यानी रूस के कुल 43 टुकड़े करने का ब्लूप्रिंट बनाया गया है। यूक्रेन जंग के बहाने अमेरिका ने खंड खंड रूस वाले जिस प्लान को लागू करना शुरू किया है वो तैयार किया है वॉशिंगटन की EIR यानी एग्जीक्यूटिव इंटेलिजेंस रिव्यू नाम की एजेंसी। यूक्रेन, पोलैंड और फिनलैंड की जमीन से रूस पर खतरा बढ़ाया जा चुका है। अब रूस के भीतर अलग अलग नस्लीय समुदायों से सशस्त्र विद्रोह कराए जाने का प्लान है। पुतिन विरोधियों को आंदोलन और खूनी क्रांति के लिए भड़काया जाएगा। रूस से निर्वासित लोगों और प्रतिपक्ष के लोगों के जरिए विद्रोह कराने का प्लान है। नवेल्नी की हत्या से भड़के लोगों को भी प्लान में शामिल किया जा रहा है। इंगुशेतिया में जो चिंगारी अभी फूटी वो यूक्रेन और अमेरिका के साझा ऑपरेशन की शुरुआत मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। गाजा में इतनी तबाही करने के बाद भी इजराइल हमास पर काबू नहीं कर पाया है। उल्टा हमास लगातार हमले करके इजराइल को दहला रहा है। हमास लड़ाकों ने फिर से सुरंग नेटवर्क ठीक कर लिया है, जिससे वो इजराइल पर बड़ा हमला करने की फिराक में है। इस बीच उसे हिजबुल्लाह और दूसरे मिलिशिया गुटों का साथ मिल गया है। गाजा में कई ईरानी प्रॉक्सी के लड़ाके पहुंच गए हैं, जो इजराइल के लिए बड़ा खतरा बन चुके हैं। वेस्ट बैंक में इतनी बर्बादी, इजराइल के विध्वंसक हमले जारी। राफा में अस्पताल के पास बने टेंट पर एयर स्ट्राइक की गई, जिसके बाद चीख पुकार मच गई।
इस हमले में 10 से ज्यादा लोग मारे गए और दर्जनों घायल हो गए। हमला दिन के वक्त हुआ, जिसके बाद खौफनाक तस्वीरें सामने आई। जिस वक्त शरणार्थी कैंप में बम फटे, उस वक्त वहां काफी लोग मौजूद थे। बमबारी इतनी ज्यादा थी कि लोग जान बचाने के लिए भाग भी नहीं पाए। जिस अस्पताल के पास हमला हुआ, उस अस्पताल का नाम अमीरात हॉस्पिटल है। घायलों को वहीं भर्ती कराया गया। कई घंटे तक इसी तरह के हालात बने रहे। लोग चिल्लाते रहे, बम बरसते रहे। इतनी तबाही के बाद भी हमास पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, बल्कि वो और ज्यादा विध्वंसक होकर हमले कर रहा है। यहां तक कि हमास ने तबाह की गई सुरंगों को दोबारा ठीक कर लिया है। हमास का दावा है उसने 100 से ज्यादा सुरंगों को ठीक किया है। अब वहीं से हमले किए जा रहे हैं। ये उसी हमले का वीडियो है। देखिए कैसे इजराइल के रिहायशी इलाकों पर रॉकेट दागे जा रहे हैं। हमास लड़ाकों ने नकाब पहना हुआ है। वो बारी बारी से आईडीएफ के टैंक और आर्म्ड व्हीकल को भी निशाना बना रहे हैं। इसके अलावा हमास की ताकत बढ़ाने के लिए हिजबुल्लाह लगातार अपने लड़ाके भेज रहा है। हिजबुल्लाह के लड़ाके सीरिया और इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। अब गाजा भी जा पहुंचे। आईडीएफ ने दावा किया है कि हिजबुल्लाह ने इमाम हुसैन नाम की ब्रिगेड को गाजा भेजा है, जिसके लड़ाके सीरिया में सक्रिय थे। इमाम हुसैन ब्रिगेड के लड़ाके अब इजराइल पर रॉकेट दाग रहे हैं, जिन्हें स्पेशल ट्रेनिंग देकर भेजा गया है। गाजा जंग में नए प्लेयर की एंट्री से इजराइल की नींद उड़ गई, क्योंकि उसे अब हमास, हिजबुल्लाह के अलावा एक और मिलिशिया गुट का सामना करना पड़ रहा है। यानी इजराइल के हमलों से हमास कमजोर होने के बाद भी हमलावर है। क्योंकि उसकी मदद हिजबुल्लाह जैसे ईरानी प्रॉक्सी कर रहे हैं। दूसरी तरफ टनल नेटवर्क फिर से एक्टिव हो गया है, यानी अब जंग और लंबी चल सकती है। ऐसे में इजराइल को नए सिरे से रणनीति बनानी होगी, नहीं तो हमास और दूसरे ईरानी मिलिशिया को काबू कर पाना बेहद मुश्किल है। अमेरिका के टेक्सास प्रांत में बीते 6 दिनों से अग्नि आपातकाल लगा हुआ है और जानते हैं इसकी वजह है जंगलों में कई किलोमीटर तक फैली आग, जिससे न सिर्फ रिहायशी इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया है, बल्कि टेक्सास में मौजूद एक न्यूक्लियर प्लांट भी किसी भी वक्त प्रचंड आग में झुलस सकता है, जिसका मतलब महातबाही है। कैसे, आप भी देखिए। तेजी के साथ जंगल के इलाके को अपनी चपेट में लेती आग की भयावह लपटें। आसमान में उठता काले धुएं का गुब्बार। और इस विकराल आग से जान बचाकर भागते जानवर और इंसान। यह तस्वीर अमेरिका से सामने आई है, जहां तेज हवाओं के साथ आगे बढ़ती जंगल की आग ने सनसनी मचा दी। जी हां, अमेरिका के टेक्सास में मौजूद जंगल में आग लगी और तेजी के साथ यह आग कई किलोमीटर फैलते हुए रिहायशी इलाकों को अपनी चपेट में लेने लगी। हालांकि आग पर काबू पाने के लिए घंटों से मशक्कत जारी रही। सैकड़ों की तादाद में फायर फाइटर आग बुझाने के लिए लगे हुए हैं, मगर 6 दिन बीत जाने के बाद भी आग बुझ नहीं पाई है। दावा किया जा रहा है कि यह टेक्सास के इतिहास की सबसे बड़ी आग है, जिसकी चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो चुकी है।
4,400 वर्ग किलोमीटर का इलाका राख हो चुका है। आग की चपेट में आने से 500 मकान झुलस चुके हैं।